गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे लेसन सेकंड है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे लिए वो संसाधन हैं जो हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति आदि सभी संसाधनों और उनके प्रकारों को हम देखते हैं कि जिस भी हम प्रदेश में रहते हैं उसमें हम भूमि को भी देखते हैं, उसके प्रकारों को भी, इनकी कहीं उपजाऊ है कहीं बंजर है, मिट्टी को भी देखते हैं, जल को भी, प्राकृतिक वनस्पति को भी, वन्य जीवों को भी और इनके प्रकारों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि संसाधनों से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये सभी वो संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन विद्यमान हैं कि एक जगह सारे संसाधन नहीं है। कहीं पे कौन सा संसाधन अधिक, कहीं पे भूमि अधिक उपजाऊ है तो कहीं मृदा अच्छी है, कहीं जल की उपलब्धता अधिक है, कहीं प्राकृतिक वनस्पति अधिक है। तो एक जगह सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे जो विरल है, संसाधन नहीं है, वहाँ पे जिनकी पहचान मानव अपने ज्ञान एवं कौशल की सहायता से करता है। अब किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन विद्यमान है, इसकी पहचान मानव अपने ज्ञान और कौशल से करता है कि किस क्षेत्र में कैसी भूमि है, वो कृषि के लायक है या उद्योगों के लायक है या फिर कोई और, फिर किस क्षेत्र में कैसी मृदा है, वो कौन सी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये सब मानव अपने ज्ञान और कौशल की सहायता से इसकी पहचान करता है और उसको उपयोग करता है। इन सभी संसाधनों में जो भूमि है वो भी एक प्रकृति प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदान किया हुआ संसाधन है। इस चैप्टर में आज हम भूमि संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है। स्टूडेंट्स, विश्व की जो 90% जनसंख्या है 30% भूभाग पर ही रहती है और 10% जनसंख्या है वो 70% भूभाग पर रहती है। यानी कि 30% भूभाग यानी कि कम जो क्षेत्र है उस पर अधिक जनसंख्या रहती है और अधिक क्षेत्र है उस पर कम जनसंख्या रहती है। सभी संसाधनों में भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन भूमि के कुछ भाग ऐसे भी हैं जो निर्जन हैं। कि इसका क्या अर्थ है कि कम क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है और अधिक क्षेत्र में जनसंख्या कम है, और ऐसे भी क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं जहाँ जनसंख्या नहीं रहती है। क्या कारण है इसका कि एक जगह सघन जनसंख्या है, एक जगह बिल्कुल विरल जनसंख्या है, एक जगह लोग रहते ही नहीं हैं। इसका क्या कारण है कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कि कहीं तो भूमि उपयुक्त नहीं है कि वहाँ खेती नहीं की जाती है, वहाँ उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है तो वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है। कहीं पे जलवायु अनुकूल नहीं है, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है या बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। जैसे कि ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंड होने की वजह से वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उधर भी जनसंख्या बहुत ही विरल या फिर निर्जन प्राय क्षेत्र ही हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो जलवायु अनुकूल ना होने की वजह से, भूमि अनुकूल ना होने की वजह से जो जनसंख्या का जो ये वितरण है वो असमान पाया जाता है। अब वो क्षेत्र निर्जन प्राय क्षेत्र, निर्जन यानी कि वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या नहीं रहती है वो कौन से हैं? उबड़ खाबड़ शिलाकृति, कि वो क्षेत्र जिनका धरातल उबड़ खाबड़ है वो निर्जन प्राय क्षेत्र हैं या फिर विरल हैं। जलाक्रांता क्षेत्र, जलाक्रांता का अर्थ है दलदली क्षेत्र। जलाक्रांता यानी कि जल से जो आपूर्त है, पूरी तरह से जल जो और जल को नहीं धारण कर पाते हैं और उसकी वजह से वो दलदली क्षेत्र हो गए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र इनकी बिल्कुल रेतीले क्षेत्र जहाँ गर्मी अधिक होती है और रेती रेत है। सघन वन वाले क्षेत्र कि जहाँ पे अधिक वन पाए जाते हैं। अब ये वो क्षेत्र हैं जहाँ या तो जनसंख्या बहुत ही कम है यानी कि विरल है, या फिर बिल्कुल ही निर्जन है, जनसंख्या है वो पाई ही नहीं जाती है। एक बार फिर से देखिए, निर्जन प्राय क्षेत्र कौन से हैं? उबड़ खाबड़ शिलाकृति जहाँ पे है वो निर्जन प्राय क्षेत्र हैं। जलाक्रांत दलदली क्षेत्र हैं वो भी निर्जन हैं, लोग नहीं रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं। सघन वन, सघन का मतलब है अधिक वन, अधिक वन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ भी जनसंख्या है वो नहीं रहती है। इसके अलावा उपजाऊ मैदानों एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। कि जो उपजाऊ मैदान होते हैं और जो नदी घाटियाँ होती हैं वे अधिक उपजाऊ होती हैं, वो कृषि के लिए ज़्यादा भूमि उपलब्ध होती है वहाँ। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और जो नदी घाटियों वाला क्षेत्र है वहाँ अधिक जनसंख्या रहती है। क्या कारण है
क्योंकि यहाँ जल की भी सुविधा है, यहाँ जलवायु भी अनुकूल है, जो मिट्टियाँ हैं वो भी बहुत ही उपजाऊ हैं, कृषि की जा सकती है, सघन कृषि। इसलिए ये क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या है वो अधिक रहती है। स्टूडेंट्स, ये तो था भूमि। अब है भूमि उपयोग कि जो भूमि संसाधन हमारा है उसका उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं, क्या क्या भूमि का क्या क्या उपयोग हम कर रहे हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कौन कौन से कार्यों के लिए? जैसे कृषि के लिए, कि कृषि करने के लिए हम जो भूमि संसाधन है उसका प्रयोग करते हैं। मानव अपने कौशल की सहायता से जुताई, बुआई इत्यादि जो भी कार्य संपन्न करके जो कृषि क्रियाकलाप है वो करता है। उसके साथ है, उसके बाद है वानिकी। वानिकी का अर्थ है वनों को लगाने के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए भी भूमि का प्रयोग है। खनन, खनन खनिजों को निकालना। खनन का अर्थ है जो जमीन को खोद के हम खनिज निकालते हैं, भूमि से हम खनिज प्राप्त करते हैं, तो खनन के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। और उद्योगों की स्थापना, उद्योग लगाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ और भी मानवीय कार्य जैसे स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, भवन है, ये सब बनाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, स्कूल, कॉलेज, भवन इत्यादि बनाने के लिए जो भी हम भूमि का प्रयोग करते हैं वो भूमि उपयोग कहलाता है। फिर भूमि का उपयोग है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब भूमि का कौन सा उपयोग किया जाएगा कि भूमि पे हमें कृषि करनी है, या फिर हमें वन लगाने हैं, या फिर वहाँ पे हमें खनन करना है, या कोई उद्योग लगाना है, या इसके अलावा हमें रहने के लिए मकान बनाना है। ये सब भौतिक कारक निर्धारित करेंगे उस भूमि के। कैसे? जैसे स्थलाकृति, कि वहाँ का धरातल कैसा है। अगर धरातल समतल है, मैदानी है, मृदा उपजाऊ है, जलवायु भी अनुकूल है, जल की भी उपलब्धता है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? कृषि क्रियाकलाप कर सकते हैं। लेकिन अगर धरातल ही स्थलाकृति, धरातल ही उपयुक्त नहीं है, ऊंचा नीचा है, पर्वतीय है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्रियाकलाप संभव नहीं है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो भी हम कृषि क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। अगर जल की उपलब्धता नहीं है तो भी हम कृषि क्रियाकलाप है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये वो कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। भूमि को निबंध दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। दो भागों में भूमि को हमने बांटा है। अब है निजी भूमि कौन सी होती है? वह भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का जिस पे अधिकार होता है वो, उसे हम निजी भूमि कहेंगे। जो निजी भूमि है उस पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि एक किसान के पास 5 एकड़ भूमि है तो वह उसकी निजी भूमि होगी। उस भूमि पर किसका अधिकार है? सिर्फ उस किसान का ही अधिकार होगा, जिस पर किसका निजी स्वामित्व हो उसे। सामुदायिक भूमि वह भूमि जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक भूमि कहलाती है। यह भूमि सबकी साझा संपत्ति होती है, जिस पर एक समुदाय का, एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए चारागाह, जलाशय, स्कूल, कॉलेज आदि सामुदायिक भूमि है। स्टूडेंट्स, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि संसाधन की मांग भी बढ़ती जा रही है मकानों को बनाने के लिए, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है? सीमित है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि संसाधन नहीं बढ़ रहा। स्थान के अनुसार जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें भी अंतर आ रहा है। गुणवत्ता का मतलब कहीं भूमि उपजाऊ है और कहीं नहीं है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र लगाने शुरू कर दिए हैं, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने शुरू कर दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। यानी कि कृषि जो क्षेत्र है, अपने जो कृषि योग्य जो भूमि है उसको बढ़ाने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप का मतलब जो खाली जमीन है, वनी जो जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। कि वर्तमान में हम अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में कृषि करने के लिए और बहुत सारी निर्माण संबंधी गतिविधियां, जैसे कि हम सड़क बना रहे हैं, रेल मार्ग बना रहे हैं, या फिर खनिजों को निकाल रहे हैं, इसके लिए हम धरातल को खोद रहे हैं, जो क्या करता है, कौन सी समस्याओं को लेके आता है? निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण का मतलब भूमि का ह्रास होना। भूस्खलन, बहुत अधिक जो धरातल है, मतलब धरातल का ऊंचाई से नीचे की ओर बहुत सारे मलबे का नीचे की ओर खिसक जाना।
मृदा अपर्दन, मिट्टी है उसका अपर्दित हो जाना। मरुस्थलीकरण यानी कि मिट्टी है जो उसका कृषि के योग्य ना रहना, बंजर हो जाना, ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन रही है। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम ज़्यादा जो उत्पादन करने के चक्कर में हम अधिक से अधिक क्षेत्र पे अधिक खाद डाल के, अधिक कीटनाशक डाल के इस तरह का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। उसके बाद है भूमि के ह्रास होने के कारण। जो भूमि है वो उसकी जो गुणवत्ता वो खत्म होती जा रही है। इसके कौन कौन से कारण हैं? पहला है इसका बढ़ती हुई जनसंख्या, कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो भूमि की गुणवत्ता को खत्म होने का एक कारण है। अंधाधुंध वनों की कटाई, अगर हम अधिक से अधिक वनों को काटते हैं तो भी भूमि की गुणवत्ता है उसका ह्रास होता है। अत्यधिक जल का बहाव, अगर अत्यधिक जल एक साथ बहेगा तो जो भूमि से जो पोषक तत्व है वो दूर हो जाते हैं, या फिर भूमि जो है वो दो भागों में बट जाती है, उसके बीचों बीच कट पड़ जाते हैं और वो उसमें दो भागों में विभाजित हो जाती है। फिर अत्यधिक कीटनाशकों और खादों का प्रयोग करने से, अगर हम अधिक उत्पादन के चक्कर में अधिक कीटनाशकों या खादों का प्रयोग करते हैं तो भी भूमि की गुणवत्ता है वो खराब होती है। फिर है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना। पशुओं को खुला छोड़कर चराने से, अगर हम पशुओं को कहीं भी खुला छोड़कर चराते हैं तो भी जो भूमि है उसका ह्रास होता है। सही तरीके से जुताई न करने से भी भूमि का ह्रास होता है। स्टूडेंट्स, ये वो कारण हैं जिसकी वजह से जो भूमि है उसकी गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है। उसके बाद है भूमि संसाधनों का संरक्षण, कि जो भूमि की गुणवत्ता खत्म हो रही है उसका हम संरक्षण कैसे करें। संरक्षण का अर्थ बचाव कैसे करें उसका, कि बढ़ती जनसंख्या और इसकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो मांगे भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण जो भूमि वनों के अंतर्गत थी और जो भूमि कृषि योग्य थी उसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्यों? क्योंकि कृषि योग्य भूमि पर हमने जनसंख्या के रहने के लिए सेक्टर निकालने शुरू कर दिए हैं, प्लांट बनाने शुरू कर दिए हैं, बसाव की स्थिति इनकी वहाँ पे पैदा हो गई है, औद्योगिकरण बढ़ गया है। वन भूमि को ही हम साफ करके सेक्टर लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो जिससे वन भूमि और कृषि योग्य भूमि है वो उनका विनाश हो रहा है। इससे एक प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अगर इसी तरह से वन भूमि और कृषि योग्य भूमि सेक्टरों में जाती रही, प्लांटों में जाती रही, तो इससे इसके खत्म होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। भूमि के संरक्षण के निम्नलिखित तरीके हैं। जो भूमि का ये विनाश हो रहा है इसको रोकने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। फर्स्ट है वनारोपण, कि हमें अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। सेकंड है भूमि उद्धार, कि समय समय पर हमें भूमि के सुधार के लिए कार्य भी करने चाहिए। फिर है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, जो कीटनाशकों और अधिक से अधिक खादों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। अतिचारण पे रोक लगानी चाहिए, अति सिंचाई न करके। अतिचारण का मतलब है कि पशुओं को खुला छोड़ के नहीं चराना चाहिए, उनके लिए अलग से चारागाह होनी चाहिए। अति सिंचाई न करके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सिंचाई करते हैं तो भी भूमि क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। जैविक खाद का प्रयोग करके, अगर हम रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो भी भूमि संसाधन है उसको बचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये था आज हमने किया भूमि संसाधन। आज हमने किया भूमि संसाधन, उसका उपयोग क्या होता है, उसके क्या कारण है भूमि संसाधन के ह्रास होने के, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सब। अब इसके साथ ही इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और आपको लर्न करने हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, ये आज हमने डिस्कस किया है। इस आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और लर्न करोगे। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। भूमि संरक्षण के 3 तरीके बताइए। भूमि उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा रहा है और भूमि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, तो आशा है कि आपको समझ आए होंगे। आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करके लर्न करेंगे। थैंक यू।